संख्या 111, 38/5/2015, 36 सन 2013 दिनांक 9/2/2015 के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2015 निर्गत है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत समाहित करते हुए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2017-18 से भारत सरकार द्वारा पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मात्रा 15% धनराशि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजना में पूर्व से उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व से निर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2015 के स्थान पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 के प्राख्यान पर माननीय मंत्रिपरिषद का आज अनुमोदन अपेक्षित था, वो अनुमोदन हो गया। जो हमारी जो जल जीवन मिशन है इसके बाद कैसे चलेगा, तो इसके लिए ये सब योजनाएं आज उसके मंत्रिपरिषद में पारित हुआ है कि ग्रामीण और ये जल जीवन मिशन इसके अंतर्गत कैसे इनको पेमेंट होगा और इस सब विषय पर पूरी चर्चा हुई। जितना हमारी लगभग जितनी योजनाएं हैं 96/2024 राजस्व ग्रामों के पाइप पेयजल के माध्यम से जलापूर्ति किए जाने का कार्य प्रगति पर इसमें 11,526 योजनाओं में से 22,935 गांव में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो जिस गांव में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जहां सुबह शाम पानी सप्लाई हो रहा है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके बाकी काम के लिए आज वो हम लोग मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लिख रहे हैं। उसका विशेष रूप से अनुरक्षण की बात है। उसकी अनुरक्षण कैसे होगा, तो उसका अनुरक्षण सालाना 4485 करोड़ रुपए उसमें खर्च होगा, जिसमें 1553 करोड़ रुपया विद्युत का और बाकी सब मैकेनिकल वगैरह 2229 करोड़ 4485 ये विशेष जी। लेकिन हमारा सोलर ऊर्जा के माध्यम से लगभग 90,000 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। आज जो हम सप्लाई कर रहे हैं हम सौर ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं। यदि नहीं सौर ऊर्जा फिर हमारा बिजली भी है और डीजल भी, दोनों लगभग 90,000 करोड़। माननीय जयवीर सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि क्रम संख्या 7 पर जो प्रस्ताव है, प्रदेश में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय एवं खान पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबंधकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के माध्यम से संचालित करने के लिए माननीय जयवीर सिंह जी। जैसा कि हम सबको बड़ी बात ये महसूस भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रति पर्यटकों का, क्या धार्मिक पर्यटक हो, अन्य पर्यटक हो, उनकी आवक में निरंतरता के साथ वृद्धि हो रही है। जहाँ 2016-17 में लगभग 16 करोड़ पर्यटकों की आवक उत्तर प्रदेश में थी, उसके सापेक्ष वर्ष 2023 में 48 करोड़ पर्यटकों की आमद उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है और इस साल और काफ़ी बढ़ने की संभावना है। और 2025 में हमारा कुंभ का आयोजन भी है। तो इसी के दृष्टिगत जो भी पर्यटक आए उनके लिए ठहरने की व्यवस्था और खान पीन की बेहतरीन व्यवस्थाएं संभव हो सकें, इसके दृष्टिगत जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पर्यटक आवास गृह चल रहे थे, उसमें से तमाम आवास गृह उस स्थिति में हो गए हैं कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में रिनोवेशन नहीं हो पाया,
या तमाम आवास गृहों में चूँकि 87 से लगातार वहाँ की उनकी जो कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहा है, तो ज़्यादातर रिटायर्ड हो गए या रिटायर्ड होने के कगार पे हैं, तो कर्मचारियों की कमी भी महसूस की जा रही थी और जीर्ण स्थिति चूँकि उनका रिनोवेशन नहीं हुआ या आधुनिक जिस तरह का आज के पर्यटक की आवश्यकता है उस स्थिति के पर्यटन भवन नहीं बचे हैं। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने 98 में सरकार ने निर्णय लिया था कि ये निजी संविदा प्रबंधन पर निजी उद्यमियों को 5 साल के प्रबंधकीय संविदा पर दे दिए जाए। लेकिन जो 5 साल को देने थे तो 5 साल के लिए कौन रिनोवेट करेगा, कौन इतना क्या करेगा। सरकार ने अनेकानेक अब तक प्रयास किए, लेकिन कोई भी उसमें उद्यमी, कोई भी निजी निवेशक अभी तक उसमें इंटरेस्ट उसमें अपना नहीं दिखाया। इसी के दृष्टिगत आज हम लोग पुनः कैबिनेट में लाए हैं, जिसमें प्रावधान किया है कि निजी प्रबंधन पर इस तरह के जो हमारे आवास गृह हैं उनको 15 साल प्लस 15 साल का उनका एक्सटेंशन, कुल 30 साल के लिए हम लोग उनको निजी प्रबंधन पर देने का काम करेंगे। ये आज हमारी कैबिनेट से पास हुआ है और हम समझते हैं कि इससे न सिर्फ बेहतरीन पर्यटन सुविधाएं पर्यटकों को मिल सकेंगी, बल्कि खाने पीने ठहरने की व्यवस्था में उच्च स्तरीय होंगी। और हमें लगता है कि 30 साल को चूँकि हम लोग ये दे रहे हैं तो निजी उद्यमी भी इसमें आकर्षित होंगे। इस तरह का हमने निजी उद्यमियों से चर्चा करने के बाद ही ये प्रस्ताव हम लाए हैं और जो आज माननीय मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकार किया गया है। ये इस तरह के आवास की संख्या ये तय हुआ है कि जो घाटे में या जो बंद की स्थिति में पड़े हैं उनको ही हम हैंड ओवर करेंगे। अब इसका हम लोग चिन्हांकन करके तय कर लेंगे कि कितने में देने हैं। कुल मिला के 87 के करीब है, 87 हैं। उसमें से अब हम लोगों को कितने देने हैं तो उसका सारे हम देख लेंगे, उसका कितने घाटे में चल रहा है, कौन जीर्ण सी स्थिति में, किस स्थिति में, उस पर चिन्हांकन करके उनको हम लोग करेंगे। पूरा अरे उसकी तो आमंत्रण निविदा जो भी हम निविदा पे करेंगे, उच्च निविदा वाले को जिसका सबसे ज्यादा सालाना हमें जो पेमेंट करेगा वो हमें मिलेगा। नहीं मतलब मैक्सिमम आएगा, उसका हम बाकायदा ई निविदा के माध्यम से पूरा फ्लोट करेंगे पारदर्शिता के साथ। उसमें जो मैक्सिमम वाला आएगा उसके लिए करेंगे। धन्यवाद। ये बताइए गोपीगंज, दोहरीघाट, ये तो 5 दिन और नहीं बढ़े हैं, पुराने वाले को उधार दिया है ना, बढ़ गए। हाँ जी, आप बोलेंगे। हालांकि ये बता दें पहले जिनके प्रयास हुए, बता भी दूं कि जिनमें हम लोग प्रयास किए थे 5 साल के लिए पहले जो जियो हुआ था जिसमें प्रयास हुए थे, उसमें पर्यटक आवास गृह बदायूं, गोपीगंज, दोहरीघाट, गाजीपुर, आगरा, गढ़मुक्तेश्वर और झांसी, इस पर लगातार प्रयास होते रहे थे, लेकिन कोई भी निवेशक इसमें आया नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, वो इसलिए नहीं आए कि रिनोवेशन कराएगा 5 साल में बेचारे को अपना रिनोवेशन का इन्वेस्टमेंट ही रिकवर नहीं होगा। घाटे में कौन व्यापारी कोई घाटे में व्यापार नहीं करता। अब उसको हम 30 साल के लिए देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा भी हुई है और निवेशक आएंगे। धन्यवाद। आज हमारा विषय आया है माननीय गुलाब देवी जी, संस्कृत के जो बच्चे हैं आप इधर बैठ जाइए, उनकी छात्रवृत्ति में किस प्रकार से बढ़ावा किया जाए। तो 2001 से छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था चल रही थी, मैडम इधर बैठ जाइए, ओपन करिए। 2001 से छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था चल रही थी उसमें आप संशोधन करने का प्रस्ताव लाया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां लोक भवन में